हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विंडो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट चैप्टर हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। डिटेल कंसेप्ट के साथ कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मैथ्स विंडो को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन में हमने देखा है डिटेल में कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 to 1 हो। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल जब ही होता है जब वो फंक्शन 1 to 1 हो एंड ऑन टू हो। तो अभी हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो मतलब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ना ही वो 1 to 1 है ना ही वो ऑन टू हैं ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस। तो ये तो है नहीं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्यों नहीं है। देखिए साइन एक्स, एक साइन एक्स का एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए। ये लहरों वाला ग्राफ है, अच्छे से परिचित होंगे आप। देखिए साइन 0 तब भी 0, साइन पाई तब भी 0, साइन 2 पाई तो भी 0, साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0। मतलब जितने भी वैल्यू हम देते जा रहे हैं सबका वैल्यू ये 0 दे रहा है। तो मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये मेनी टू वन फंक्शन है, नॉट ये 1 फंक्शन है। तो इसका मतलब ये इसका तो इन्वर्स निकल नहीं सकता अगर ये मेनी टू 1 है। लेकिन किसी वो इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता है ना जब वो 1 to 1 हो। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसके डोमेन को। ठीक है, तो इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्टेड करेंगे एंड उसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। क्योंकि अभी तो इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर है, कुछ भी दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो, सारे वैल्यू को ले रहा है। लेकिन अगर हम उसको एक पार्टिकुलर इस ग्राफ में से अगर हम उस पार्टिकुलर टुकड़ा को निकाल ले जहाँ पे ये हमें क्या दे दे, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाई का वैल्यू दे दे, ऐसा वाला जो टुकड़ा होगा वो हमारा इसका डोमेन हो जाएगा एंड रेंज तो -1 to 1 ही होगा। तो देखिए जब हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कहाँ आता है, ये आता है स्टूडेंट्स -π/2 to π/2 के बीच में। देखिए x का अलग अलग वैल्यू देंगे, y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगा। ऐसे ही cos x पे चलते हैं। देखिए cos x में क्या होगा, अब यहाँ पे -π/2 to π/2 में तो ये वाला वैल्यू डिफीट कर जाएगा। तो हमें रिपीटेशन तो चाहिए नहीं, मतलब x का के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 to π होगा। इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो 0 to ये यहाँ तक पाई तक, ये वाला हमारा वैल्यू होगा। चलिए अब देख लेते हैं cosec x का। cosec x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू जहाँ पे sin x 0 हो जाए। क्योंकि sin x 0 होगा तो cos x डिफाइन नहीं करेगा, cosec x जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2। जो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा -π/2 to π/2, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला -π/2 to π/2। लेकिन ये इसमें 0 एक्सक्लूडेड होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो वही इसका डोमेन हो गया। फिर रेंज होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू -1 + 1। ठीक है, यहाँ पे -1 एंड +1 को छोड़ के देखिए -1 एंड +1 में क्या ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या है कि -1 से ऊपर होगा ये ग्राफ और +1 से नीचे होगा ग्राफ। ये देखिए प्लॉट से ही समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को प्लॉट को समझिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, ये जो टेबल है ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया, इसके ग्राफ अच्छे से दिमाग में बैठ गया, फिर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 2 4 5 फॉर्मूला हैं, अच्छे से लर्न कर लोगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है इसका। तो ये मेन जो भी चीज़ें चल रहा है ना, ये ग्राफ पे ही डिपेंड करेगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए आप देखते हैं हम sec x का ग्राफ।
सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू कॉस एक्स, जहाँ पे जीरो हो जाता है। तो कॉस एक्स जीरो कहाँ हो जाता है, एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 पे ये जीरो हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू छोड़ के बाकी सारा इसमें ले जाएगा। देखिए रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर माइनस एक्सक्लूड कर देंगे -1 to 1। अब इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका 0 to π होगा, ये वाला, ये और ये। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 0 to π, लेकिन इसमें π/2 जो ये वाला वैल्यू है ना, ये एक्सक्लूड होगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए इनवर्स फंक्शन इसका जब, तो ये हम तो जानते हैं कि जिसका जो डोमेन होगा, ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता है, इसका इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाता है, एंड इसका जो रेंज हो जाता है वो इसका डोमेन में आ जाता है। तो वही बात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं हम tan x का। तो tan x का रेंज क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या होगा -π/2 to π/2। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ भी ओपन इंटरवल है। तो जब ओपन इंटरवल है इसका क्या मतलब हुआ कि -π/2 भी नहीं इंक्लूडेड होगा, +π/2। आप जानते हैं ना tan x का, tan x -π/2 पे डिफाइंड नहीं है, एंड +π/2 पे भी ये tan x डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए ये वाला इसका डोमेन हो जाएगा, एंड इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, और रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं cot x। 0 to π इसका डोमेन होगा, ठीक है, रेंज ऑल रियल नंबर। अब ये रेंज डोमेन बन जाएगा, तो डोमेन इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या हो जाएगा 0 to π। तो हाँ स्टूडेंट, हमने ये पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया, उसके ग्राफ को देख लिया। वैसे तो हमने ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को क्लास 11th में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे रिकैप भी हो गया, और साथ में हमने इसके रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन एंड रेंज है उसके बारे में हमने जान लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ देखेंगे और उसका इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ यूँ, एंड उसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है कुछ यूँ। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अभी देखा है कि ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है, तो इसलिए इसका एक्सेस ही चेंज हो जाता है। तो इसका ये वाला जो है ना, ये हमारा ग्राफ मिल जाता है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हो जाता है। सेम ऐसे ही हम कॉसेक एक्स का देखेंगे, तो कॉसेक एक्स का ग्राफ ये होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है कुछ इस तरीके से। सिमिलरली सेक एक्स का ग्राफ ये होता है, एंड सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये। सेक ग्राफ हमने अभी पीछे पढ़ लिया है, ठीक है, तो बस आप इसको देख लीजिए एक बार कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है। सब एक दूसरे का मिरर। देखो स्टूडेंट, आपने एक बार ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ है ना, वो उसका मिरर इमेज जा रहा है एक तरीके से। आप देख लीजिए, क्योंकि वही बात है, डोमेन रेंज बन जा रहा है एंड रेंज डोमेन बन जा रहा है, इस वजह से। फिर ये tan x का है, ये tan इनवर्स x का है, cot x का ग्राफ एंड cot इनवर्स x का ग्राफ। तो अभी हमने बताया आपको कि जब आप, जैसे हम एक साइन एक्स का ही ग्राफ ले लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, एंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाएगा, और y इक्वल टू एक्स लेके अगर हम इसको प्लॉट करें तो आप देख रहे हो कि ये वाला ना इसका बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट एक चीज़ नोट करिए, देखिए कभी भी साइन इनवर्स जब भी लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखना है, ना कि आपको इस तरीके से। ये रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये वाला इनवर्स जब भी लिखना है तो साइन के ऊपर इनवर्स लगाना है, साइन -1 x, ऐसे इस तरीके से लिखना है। ये नहीं कि साइन x और -1, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। इनवर्स जब भी लिख रहे हो आप इस तरीके से लिखिए। चलिए, बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को इसमें, हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट इस तरीके से गलतियाँ करते हैं। चलिए, अच्छा स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज जो 2.1 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं।
तो इस 2.1 से पहले आप थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए। एक ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए कि साइन π/6 का कितना होता है, π/4 का कितना होता है, 0 का कितना होता है, π/3 का कितना होता है, मतलब ये वैल्यू तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो चलिए स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वीडियो ये जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। देखिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन इनवर्स -1/2। तो जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट में लेट कर लीजिए, जैसे हमने इसको y लेट कर लिया, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2, और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये 1/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हम उसमें लिख लेंगे साइन π/6 का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इस माइनस को हमें क्या करना, अभी हमने एक फॉर्मूला में पीछे देखा है ना, अभी इस फॉर्मूले में हमने देखा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वही लगा देंगे। इसमें माइनस लिखा हुआ है ना पीछे, तो हम इसको आर्गूमेंट में ले जाएंगे यहाँ पे, तो साइन -π/6। अब देखिए हमें इसको वेरीफाई और करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमने पढ़ा है ना कि -π/2 टू π/2 होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसमें देखिए -π/6 इसके बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रिंसिपल वैल्यू इसका सेलेक्टेबल प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -π/6 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस इनवर्स √3/2, y मान लिया, इसको लेट कर लिया y, इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। हमेशा याद रखना ये जो इनवर्स है ना उसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉस y हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू √3/2। अब इसका ये किसका वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है। ये वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, π/6 का होता है, तो हमने रिप्लेस कर दिया, cos π/6 लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये π/6 0 to π के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि cos x का, अभी हमने पीछे देखा है टेबल कि cos x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 to π, तो इसलिए ये वाला जो वैल्यू होगा सिलेक्टेबल है, एंड इसका हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लेट कीजिए, इसको y लेट किया। अब ये 2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है, π/6। अब इसका रेंज कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका रेंज कितना जाएगा, कोसेक इनवर्स x का, तो इसका वैल्यू -π/2 से π/2 जाएगा, एक्सक्लूडेड 0 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए ये इसका जो वैल्यू आएगा π/6 ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y, tan y क्या हो जाएगा, -√3, माइनस यहाँ पे कॉमन आएगा, माइनस यहाँ पे इसमें से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/3 का वैल्यू होता है। अब ये माइनस, अभी हमने फिर फॉर्मूला में देखा था कि tan -θ माइनस tan θ होता है, तो माइनस tan θ को tan -θ भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने किया कि ये -tan θ था, इसको हमने tan -π/3 लिख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y लेट किया हमने, cos y इक्वल टू -1/2। अब किसका वैल्यू है ये cos π/3 का वैल्यू है, cos, अब इसमें से माइनस करेंगे। देखिए cos वाले में आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी वैल्यू आएगा ना पाई में से माइनस करना है, तो ये माइनस में cos π/3 है, तो cos π - π/3, ठीक है। तो cos 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है 0 to π के बीच में, तो हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, cos इनवर्स -1/2 का 2π/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। tan y इज इक्वल टू -1, y इसको लेट करेंगे ना, इस फंक्शन को हमने y लेट कर लिया, तो ये tan y इक्वल टू -1 माइनस tan π/6 इक्वल टू tan -π/4। अब देखते हैं, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, इसका रेंज यही -π/2 टू π/2 रेंज लाई करता है, जबकि हमारा वैल्यू आया है tan -π/4, तो हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, sec इनवर्स 2/√3, y लेट कर लिया, सबसे पहले इसको लेट करना है y, sec y इक्वल टू 2/√3 इक्वल टू sec π/6। अब हम देखते हैं इसका किस प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 to π -π/2, π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3, y लेट किया, cot y इक्वल टू √3 cot π/6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, तो ये π/6 तो इसके बीच में ही लाई करेगा, तो इसलिए हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2, लेट करते, y लेट कर लिया, cos y इक्वल टू -1/√2 माइनस cos π/4 cos। अब देखिए cos में हमेशा जैसे ही -cos θ आता है ना, तो आपको cos π - θ करना है, हमेशा याद रखना, cos π - θ करना है, तो π - π/4, तो cos 3π/4 हो गया। अब वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, इसका 0 to π के बीच में रेंज लाई करता है, तो इसका वैल्यू हमारे 3π/4 हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2, cosec इनवर्स इसको फिर हम लेट करेंगे y, cosec y -√2 -π/4 आया, -π/2 टू π/2 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -π/4 ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए 1 to 10 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए x माना, तो tan π/4 आया, tan π/4 आया, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू π/4 ही हो जाएगा। फिर हम ऐसे ही cos इनवर्स का निकालेंगे, इसका जब हम प्रिंसिपल वैल्यू y, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू को लेट करना पड़ेगा y, cos y इक्वल टू -1/2, और cos यहाँ पे कितना आया, हम अभी बताया था ना आपको कि -cos θ cos π - θ होता है, π - θ होता है, तो इसलिए अभी ये cos हो जाएगा 2π/3, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गया। फिर ऐसे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जब निकाला तो ये -π/6 आ गया, जब तीनों को ऐड कर दिया तो 3π/4 इसका वैल्यू आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से है, cos इनवर्स 1/2 एंड दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम दिया हुआ है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, सेपरेट प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो cos इनवर्स -1/2 का कितना होगा, π/3 आया, और साइन इनवर्स 1/2 का फिर कितना आया, π/6, जब दोनों को ऐड किया 2π/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन में कौन से सही हैं। तो साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। -π/2 टू π/2 लाई करता है, तो ये जो, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ ये देखिए एक बार ये ध्यान रखना कि लेस देन इक्वल टू, ये जो है ना, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन हमेशा होना चाहिए, तभी ये वाला तो होगा, तो हमारा बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोनों में देखिए क्लोज ऑप्शन है बी एंड डी, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का बस साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। 14th क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये tan π/3 आ रहा है, तो इसका π/3 हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में लाई करना था, वो लाई कर रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आ गया। ऐसे ही सेक इनवर्स -2 का निकालेंगे, तो सेक y इक्वल टू -2 किसका वैल्यू होता है,
π/3 का होता है। अभी देखिए कॉस एंड सेक में दोनों में क्या करना है, जब माइनस में आए तो इसको क्या करना है, पाई माइनस थीटा करना है हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा, सेक 2π/3 आया इसका। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, हमें माइनस करना है, माइनस किया माइनस π/3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कौन सा सही होगा, बी पार्ट। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने में। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।